रुकिए, इस वीडियो को बंद मत करिए जब तक आप पांचवा जाल नहीं सुन लेते, क्योंकि पांचवा जाल सबसे डेंजरस है और सबसे ज़्यादा वो लोग उसमें फंसते हैं जो खुद को स्मार्ट समझते हैं। मैं आपसे एक सच बात कहना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो कोई आपको नहीं बताता। आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है, जो रिश्ते टूटते हैं, जो गोल मिस हुए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल गई है, उनमें से ज़्यादातर के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, आप खुद थे। आपका दिमाग था और वो इनविजिबल मेंटल ट्रैप्स थे जो आपने खुद अपने लिए बनाए हैं। आज हम उन पांचों को नाम देंगे, एक एक करके, और शायद पहली बार आप खुद को उनमें से किसी में देखेंगे। लेकिन एक वार्निंग है, ये वीडियो अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। और अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हुए तो आप इन डिनाइल है, या आप पहले से बहुत अवेयर है। दोनों केसेस में कंटिन्यू करते रहिए। शुरू करते हैं जाल नंबर 1, विक्टिम मेंटेलिटी का जाल। सब मेरे साथ ही ऐसा होता है। मिलिए रोहन से, 28 साल का, एक एवरेज जॉब में, एवरेज सैलरी, और एक बिलीव जो उसे एवरेज से बाहर निकलने ही नहीं देती। रोहन का एक फेवरेट सेंटेंस था, रोहन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, इंटरव्यूअर को मुझसे जेलसी थी। गर्लफ्रेंड ने छोड़ा, उसे मेरी वैल्यू नहीं पता। सैलरी हाइक नहीं मिली, बॉस मुझे पसंद नहीं करता। हर बार बाहर, हर बार दूसरे, हर बार सर्कमस्टांसेस। रोहन को ऑनेस्टली एक भी बार याद नहीं था कि उसने खुद से पूछा हो, मैंने क्या किया था, मेरी क्या जिम्मेदारी थी। साइकोलॉजी में इसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब हम बिलीव करते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं, सरकमस्टांसेस, लोग, किस्मत कंट्रोल करती हैं, तो हम पैसिव हो जाते हैं। एक्शन लेना बंद हो जाता है। विक्टिम मेंटेलिटी का सबसे बड़ा झूठ यह है, यह आपको कंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि अगर सब बाहर की गलती है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना। लेकिन असल में यह जाल आपको एक इनविजिबल प्रिजन में रखता है, जहाँ से एग्जिट करने की आपके हाथ में है, लेकिन आपने उसे फ्लोर पे फेंक दिया है। रोहन की कहानी का अंत यह था, एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, दोस्त, रोहन तू 5 साल से यही करता आ रहा है, क्या कभी एक बार भी लगा शायद मेरी भी कुछ गलती है। रोहन चुप हो गया, लंबी चुप्पी, और उस चुप्पी में पहली बार उसे एक अजीब फीलिंग आई। वो फीलिंग
डिस्कम्फर्ट की थी, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट उसका ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। जाल एक से बाहर निकलने का रास्ता। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, मेरी 1% जिम्मेदारी क्या है? बस 1%। वहाँ से शुरू होती है। जाल 2, कंपैरिजन का जाल। वो आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों? इंस्टाग्राम खोलिए, 5 मिनट स्क्रॉल करिए और मुझे बताइए आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आपका जवाब है थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो आप अकेले नहीं हैं। मिलिए प्रिया से। 25 साल की, एक डिसेंट जॉब, एक छोटा सा घर, एक खुशहाल जिंदगी, लेकिन उसके स्कूल फ्रेंड का इंस्टाग्राम था। हर वीकेंड गोवा, हर मंथ नई जॉब, हर फोटो परफेक्ट लाइफ। और प्रिया हर बार उसे देखकर सोचती, प्रिया मेरी ज़िंदगी इतनी बोरिंग क्यों है? जो उसके पास था उसे दिखता नहीं था, जो उसके पास नहीं था वो हर वक्त आंखों के सामने था। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं। लियोन फेस्टिंगर 1954। हम नेचुरली खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे टॉक्सिक बना दिया है, क्योंकि हम अपनी बिहाइंड द सीन लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन का जाल सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, यह घर में भी है। माँ, देख शर्मा जी का बेटा कितना सक्सेसफुल है। यह ऑफिस में भी है, वो इतनी जल्दी प्रमोशन पा गया, मैं क्यों नहीं? और हर बार जब आप कंपेयर करते हैं, आप एक ऐसी रेस में दौड़ने लगते हैं जिसका फिनिश लाइन आपने तय नहीं किया था, किसी और ने तय किया था। प्रिया के साथ एक दिन कुछ हुआ। उसी इंस्टाग्राम फ्रेंड ने उसे एक मैसेज किया, फ्रेंड प्रिया, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई एम सो जेलस ऑफ योर स्टेबिलिटी। मेरी तो जॉब ही नहीं टिक रही, तू कितनी सॉर्टेड है यार। प्रिया ने तो वो मैसेज 2 बार पढ़ा और उसे पहली बार रियलाइज हुआ, जिसे वो बोरिंग लाइफ समझ रही थी, कोई दूसरा उसे स्टेबिलिटी कह रहा था। जाल 2 से बाहर निकलने का रास्ता। कंपेयर करो, लेकिन सिर्फ अपने आज को अपने कल से। यस्टरडेज वर्जन ऑफ मी आपका असली कंपटीशन है। जाल नंबर 3, ओवर थिंकिंग का जाल। क्या होगा अगर, क्या होगा अगर। रात के 2 बज रहे हैं, आपको सोना है, आंखें बंद है, लेकिन दिमाग में एक मीटिंग चल रही है, जिसमें आप स्पीकर भी है और ऑडियंस भी। और टॉपिक है वो ईमेल जो आपने कल ऑफिस में सेंड किया था।
क्या उसका टोन रूड था? क्या बॉस ने नोटिस किया? अगर उन्होंने रॉन्ग वे में ले लिया तो क्या मेरी जॉब जा सकती है? अगर जॉब गई तो रेंट कैसे भरूंगा? अगर रेंट नहीं भरा तो? यह एक ईमेल से शुरू हुआ था। अब यह फाइनेंशियल रूइन तक पहुंच चुका है। सब एक रात में, बिना कुछ एक्चुअल हैपन हुए। साइकोलॉजी ओवर थिंकिंग को रिमिनेशन भी कहते हैं। रिसर्च शो करता है कि क्रॉनिक ओवरथिंकर का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग ब्रेन एरिया हाइपर एक्टिव हो जाता है। वह हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं, जिसे साइकोलॉजी में कास्ट्रोफिजिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि यह प्रोडक्टिव फील होता है। आपको लगता है मैं प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप उसी प्रॉब्लम को 100 बार दोहरा रहे हैं बिना एक स्टेप फॉरवर्ड लिए। मिलिए आयुष से। एक स्टार्टअप आइडिया था उसके पास। 3 साल से था, लेकिन उसने कभी शुरू नहीं किया। आयुष, मार्केट रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई। आयुष, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। आयुष, फंडिंग कहाँ से होगी? आयुष, क्या होगा अगर फेल हो गया? 3 साल, वही आइडिया, वही क्वेश्चन, कोई एक्शन नहीं। उसने एक दिन एक किताब को पढ़ा, यू कांट थिंक योर वे इनटू एक्शन, यू हैव टू एक्ट योर वे इनटू थिंकिंग। उसने अगले दिन बिना प्लानिंग के अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो रियल था। पहली बार। जाल 3 से बाहर निकलने का रास्ता। जब आप ओवर थिंकिंग शुरू हो, 2 मिनट रूल सोचो। क्या मैं अगले 2 मिनट में इस प्रॉब्लम का कुछ कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो करो। अगर नहीं, कॉन्शियसली थॉट को पार्क करो। एक्शन बीट एनालिसिस। जाल 4, पीपल प्लीजिंग का जाल। मुझे सबको खुश रखना है। यह जाल सबसे ट्रिकी है, क्योंकि यह काइंडनेस की तरह दिखता है, लेकिन यह काइंडनेस नहीं है। यह फियर है। मिलिए नेहा से। एक ऐसी इंसान जो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाती थी। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम, हाँ। घर में किसी की ज़रूरत, हाँ। दोस्तों में कुछ चाहिए, हाँ। नेहा को सब बहुत अच्छी कहते थे और नेहा रात को अकेले रोती थी। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे लास्ट मिनट टास्क दिया, रात के 9 बजे। यह तीसरी बार था उस हफ्ते में। नेहा ने लैपटॉप खोला, काम करने लगी और अंदर एक आवाज़, वॉइस थी, मुझे ना कहना है।
लेकिन वो नो वॉइस दब गई उस डर के नीचे। अगर ना कहा तो मुझे सेल्फिश समझेंगे, अगर ना कहा तो वो नाराज होंगे, अगर ना कहा तो वो मुझे लाइक नहीं करेंगे। साइकोलॉजी। पीपल प्लेजिंग का रूट कॉज है कंडीशनल लव की अर्ली एक्सपीरियंस। अगर बचपन में लव और अप्रूवल परफॉर्मेंस बेस्ड था, अच्छा करोगे तो प्यार मिलेगा, तो एडल्ट लाइफ में भी वो पैटर्न कंटिन्यू होता है। इसे साइकोलॉजी में फॉर्म रिस्पॉन्स कहते हैं, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। पीपल प्लेजिंग का जाल एक पैराडॉक्स है। आप सबको खुश रखने की कोशिश में एक इंसान को कंटिन्यूसली अनहैप्पी रखते हो। वह इंसान आप है। नेहा की कहानी। एक दिन टर्निंग पॉइंट आया। उसकी एक थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, थेरेपिस्ट, नेहा, जब तुम किसी को हाँ कहती हो तो वो जेन्युइनली खुश होकर हाँ है? नेहा ने सोचा। नेहा, नहीं, ज़्यादातर मैं डर से हाँ कहती हूँ। थेरेपिस्ट, तो तुम्हारी हाँ हॉनेस्ट नहीं है और एक डिसहॉनेस्ट है, किसी के लिए भी वैल्यूबल नहीं। वो सेंटेंस नेहा के लिए सब कुछ था। जाल नंबर 4 से बाहर निकलने का रास्ता ना कहना सेल्फिश नहीं होता, यह हॉनेस्ट होता है। एक मीनिंगफुल हाँ तभी पॉसिबल है जब आपके पास जेन्यून ना कहने का पावर हो। जाल 5, सेल्फ साबोटाज का जाल। मैं खुद अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता हूँ। यह वो जाल है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। सबसे डेंजरस और सबसे ज़्यादा उन लोगों में जो खुद को स्मार्ट समझते हैं। इसलिए नहीं कि वे स्मार्ट लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि स्मार्ट लोगों को खुद को साबोटाज करने के बेहतर ज़्यादा कन्विंसिंग रीज़न मिल जाते हैं। मिलिए समीर से, 32 साल का जेन्युइनली टैलेंटेड राइटर। उसकी राइटिंग पढ़कर लोग रो देते थे, लेकिन समीर ने कभी कोई बुक नहीं लिखी, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, किसी को अपना काम नहीं दिखाया। क्यों? समीर, अभी सही टाइम नहीं है। समीर, मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। समीर, लोग जज करेंगे। समीर, क्या पता सक्सेस ना हो। यह सुनने में रीजनेबल लगता है, लेकिन असल में सेल्फ साबोटाज था। साइकोलॉजी। सेल्फ साबोटाज एक डीपली साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। इसके पीछे होती है फियर ऑफ सक्सेस, जो सुनने में स्ट्रेंज लगती है, लेकिन रिसर्च शो करती है बहुत से लोग सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि सक्सेस के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंजेस और दूसरों की एक्सपेक्टेशन, और वो सेफर लगता है फेल होने से पहले ही क्वाइट कर लेना। सेल्फ साबोटाज के साइन। जब आप किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को लास्ट मिनट तक पोस्टपोन करते हो, जब रिलेशनशिप अच्छी हो रही हो तो आप कुछ ऐसा कर देते हो जो उसे डैमेज करे, जब सक्सेस के करीब होते हो तो अचानक मुझे नहीं होगा फील होता है,
जब आप कंसिस्टेंसी अपने गोल को अंडरमाइन करते हो जाने अनजाने। समीर के साथ 10 साल बीत गए। एक दिन उसे पता चला उसके एक ऑर्डिनरी क्लासमेट ने, जो उससे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, एक बुक पब्लिश की और वो बेस्ट सेलर बन गई। समीर रात भर नहीं सोया, लेकिन इस बार उसने एक सवाल पूछा खुद से, समीर, मुझे सक्सेस से क्या डर था? और जब उसने ऑनेस्टली जवाब दिया तो उसे पता चला वो फेल्योर से नहीं डरता था, वो इस बात से डरता था क्या होगा अगर मैंने पूरी कोशिश की और फिर भी फेल हो गया। क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करते आप फेल भी नहीं होते, और ट्राई न करना एक सेफ जोन की तरह फील होता है, लेकिन वो सेफ जोन एक और नाम का जाल है। जाल पात से बाहर निकलने का रास्ता। अगली बार जब आप कुछ पोस्टपोन करें या पॉज करें और पूछें, क्या मैं यह इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि यह सही टाइम नहीं है, या इसलिए कि मुझे सक्सेस से डर लग रहा है। वो सच जो यह वीडियो बदल सकती है। दोस्तों, हमने आज 5 जाल देखे। जाल 1, विक्टिम मेंटेलिटी, जब हम जिम्मेदारी बाहर देते हैं। जाल 2, कंपैरिजन, जब हम किसी और की रेस दौड़ते हैं। जाल 3, ओवरथिंकिंग, जब सोचना एक्शन की जगह लेता है। जाल 4, पीपल प्लेजिंग, जब हम दूसरों के लिए खुद को खो देते हैं। जाल 5, सेल्फ साबोटाज, जब हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यह पांचों जाल आपने खुद बनाए हैं, इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अपने तरीके से। लेकिन अब आप जानते हैं, और जानना पहला कदम है। अवेयरनेस ही चेंजेस की शुरुआत है। यह वीडियो अनकंफर्टेबल लगी होंगी। शायद किसी एक जाल में आपने खुद को पहचाना, या शायद एक से ज़्यादा में। यह गुड साइन है। इसका मतलब है आप हॉनेस्ट के है अपने साथ, और हॉनेस्टी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कमेंट में बताइए, इन 5 जालों में से आप किसे सबसे ज़्यादा खुद को पहचान पाए। नंबर लिखिए, 1, 2, 3, 4 या 5। आपको कोई सोल्यूशन नहीं देना, कोई एडवाइस नहीं देनी, बस यह देखना है कितने लोग हैं जो ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर यह वीडियो किसी एक जाल से बाहर निकालने में हेल्प करे तो उसे उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज उसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें थिंकिंग इन स्टोरीज़। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई अवेयरनेस के साथ और नई सोच के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। बाय।